एक शाम कहानी शीर्षक से आपको क्या लगता है कि सितंबर का महीना है और सितंबर के महीने का एक शाम। तो कैसा शाम है, क्या विशेष है उस शाम की, क्या खासियत है, कैसा वो दिन था, सारी बातें आपको यहाँ पे पता चलेगी। 1955 की एक शाम, यहाँ पे आगे लेखक देते हैं 1955 की एक शाम। तो ये कब का है, कहानी कब की है? 1955 के सितंबर महीने का एक शाम। ठीक है, तो 1955 यानी कि आज़ादी के बाद का 1947 में आज़ाद हो गया था देश। 47 to 55 के बीच में कितना साल हो गया है? 13, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 8 साल। ठीक है, तो ये जो 8 साल हैं, इन 8 सालों में कैसी परिस्थितियां थी देश की। सबको ये लगा था कि अब देश, पहले तो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे। जब एक बार 47 में देश आज़ाद हो गया, फिर लोगों के मन में विश्वास हो गया था कि अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं। लेकिन वास्तविकता कुछ और थी, हकीकत कुछ और था। लोगों के बीच नौकरी नहीं थी, युवा जो है बेरोजगार घूम रहे थे। हालांकि आज भी वही स्थिति है, इतने पढ़े लिखे लोग हो गए हैं लेकिन नौकरी नहीं, कमी आज भी है। 70 साल हो गए हैं, 75 साल हो गए हैं, उसके बावजूद देश की वही स्थिति है। तो वहाँ पे 1955 में जब लेखक इस कहानी को लिखते हैं, तो एक ऐसे युवक की मानसिकता को यहाँ पे दर्शाया गया है जो बिल्कुल बेकार है, कोई काम उसके पास नहीं है, करने के लिए कोई मकसद नहीं है, बस ऐसे ही आवारा वो घूम रहा है। कहाँ जाए, क्या करे, उसके पास कोई तरकीब नहीं है अपने जीवन को चलाने का। इस तरह का एक युवा। अक्सर हम पागलों को सड़क पर घूमते हुए देखते हैं, जिसकी मानसिक जो मेमोरी है वो ठीक नहीं रहता है, मानसिक रूप से जो तनावग्रस्त होता है, वो पागलों के जैसा आवारा बनकर घूमते रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अच्छे लोग भी कभी कभी किसी ख्याल में घूमते रहते हैं, उनको कुछ ख्याल नहीं रहता। मान लीजिए कहीं खो गए हैं हम लोग, तो इस तरह का एक युवक कि उसको क्या करना है, कैसे अपने जीवन को चलाना है, कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसे एक मोहभंग की स्थिति, मोहभंग, आज़ादी के बाद हमें ये अच्छा होगा, हमें कुछ मिलेगा, इस तरह का जो मोह था उसके भंग होने की स्थिति तो यहाँ पे इस कहानी में दिखाया गया है। ठीक है, ये कहानी की समरी है। अब कहानी को, इस बात को बताने के लिए कहानीकार ने कैसे कहानी की बुनावट की है वो जरूरी होता है। इतनी सी बात है कि एक युवक, ऐसे युवक की मानसिकता को कहानी में दर्शाया गया है। एक लाइन का समरी हो गया, लेकिन उसको कहानी के रूप में लाने के लिए लेखक को, निर्मल वर्मा को, किन किन भाषा के अवयवों का उपयोग करना पड़ा है, कैसे उन्होंने इस चीज को कहानी के माध्यम से चित्रित किया है, ये मायने रखता है। ठीक है, फिर हवा थमी, पत्ते खामोश हो रहे और घास जो दिन भर कांपती रही थी अलसाई सी सोने लगी। यहाँ पे एक वातावरण का चित्रण है, एक ऐसा शाम है। फिर हवा थमी, हवा थमी मतलब बिल्कुल हवा नहीं चल रही है। ठीक है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। पत्ते खामोश, जो पत्ते पड़े हुए हैं नीचे वो भी एकदम खामोश है। और घास जो दिन भर कांपती रही थी, थोड़ी सी हवा चलने से घास तो हल्की फुल्की होती है, तो कांप रही थी। जो घास हिल रही थी दिन भर, वो भी एकदम अभी अलसाई सी सोने लगी। अब थक गई है एकदम, दिन भर ऐसा 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 हिलते 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 घास भी एकदम थक गई है और वो सोने लगी, अलसाई सोने लगी। तो इसी तरह का एक व्यक्ति है
जो कि इधर उधर दर दर भटकते 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 उसके अंदर की शक्ति भी कम हो गई है, क्षीण हो गया है और कहीं वो नीचे पड़ गया है, सो गया है। तो एक युवा की मानसिकता को यहाँ पे वातावरण के साथ लेखक ने दर्शाया, मिलाया है। उसके माध्यम से एक युवा की मानसिकता को लेखक ने दर्शाने की कोशिश की है कि जो हवा बिल्कुल नहीं है, जब हवा नहीं होती है तो हम लोग कितना परेशान हो जाते हैं, घुटन सी होती है, ठीक है, वो घुटन उस आदमी के अंदर है। पत्ती बिल्कुल नहीं हिल रही है, घास एकदम निश्चल पड़े हुए हैं, वो व्यक्ति भी उसी तरह निश्चल पड़ा हुआ है क्योंकि उसके पास कुछ करने लायक कुछ भी नहीं है। दिन भर पीली गर्म धूल हवा को झुलसाती हुई उड़ी थी। दिन भर क्या हुआ था, धूल एकदम हवा को, जो पत्ते जो कचरे जो भी मिलता था, हवा ऐसी चली थी कि वो एकदम उड़ा रही थी। जीवन ऐसे ही होता है, कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है। तो यहाँ पे जो दिन भर की जो हवा है वो अच्छाई की बात है, जो शाम को अलसाई हुई पड़ी है वो दुख की बात है, ठीक है। तो दिन शाम होते होते पूरा वातावरण एकदम बदल गया है। दिन भर पीली गर्म धूल हवा को झुलसाती हुई उड़ी थी। उसने कमरे की खिड़की से नालों में पत्तों को इकट्ठा होते देखा था। तो एक आदमी, एक युवा अपनी खिड़की के पास खड़ा है, बाहर किसी दृष्टि को एकदम गढ़ाए हुए वो देख रहा है। क्या दृष्टि को, सीन को वो देख रहा है, दृश्य को देख रहा है कि जो पत्ते सड़क पर बिखरे पड़े थे वो सारे उड़कर नालों में एक साथ हो जाके इकट्ठा होके गिर रहे हैं। धूल में सने करारे पत्ते, धूल में सने टूटे करारे पत्ते जो सुनसान सड़कों पर पागल से भटकते रहे थे। अब वो पत्ता कैसा है, धूल से सने, ठीक है, मिट्टी की जो धूल उड़ रही थी। आप लोग यहाँ पे साइड में भी पत्तों को देख सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर से जब आते हैं तो पूरे पत्तों को, किनारे किनारे जो पत्ते हैं उनको देखिए, उनके ऊपर पूरा सीमेंट की परत रहेगी, धूल की परत रहेगी। तो इस तरह धूल से जो पत्ते सने हुए हैं, टूटे करारे पत्ते एकदम गर्मी के कारण क्या हो गया है, करारा हो गया है और टूट गए हैं, ठीक है। पत्ता पूरा शेप में भी नहीं है और वो उड़ रही है, उड़ के नाले के अंदर जाके वो गिर रहे हैं, जो सुनसान सड़कों पर पागल से भटकते रहे। अब सुनसान सड़क, सड़क भी एकदम सुनसान है, कोई नहीं है। तो एक अकेला आदमी, एक अकेला युवा ऐसे वातावरण में क्या कर रहा है, वो भटक रहा है। तो यहाँ पे मौसम भी उसी तरह है, एक युवा की मानसिकता भी वैसी। तो लेखक ने पहले ही पैराग्राफ में एक युवा की मानसिकता को प्रकृति के माध्यम से चित्रित किया है, ठीक है। वह प्रतीक्षा करता रहा था, दोपहर बीत चली थी। प्रतीक्षा कर रहा था, किसकी प्रतीक्षा कर रहा था पता नहीं, तो आगे चल के देखना पड़ेगा किसकी वो प्रतीक्षा कर रहा था। इसी तरह प्रतीक्षा करते करते दोपहर बीत चली थी, दोपहर भी हो गया था। शाम की प्रतीक्षा नहीं थी उसे, उसको नहीं था कि दोपहर के बाद फिर शाम आएगा, उसने शाम की प्रतीक्षा नहीं की थी। लेकिन शाम घिर रही थी। हम किसी की प्रतीक्षा करते हैं, हम इंसानों की प्रतीक्षा करते हैं, अपने दोस्तों की प्रतीक्षा करते हैं, माँ बाप की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन शाम की प्रतीक्षा हम लोग बहुत कम करेंगे। मान लो शाम को कोई पार्टी है, फंक्शन है, कोई उत्सव त्योहार है तो शाम की प्रतीक्षा करेंगे, वरना हम हर दिन थोड़ी शाम की प्रतीक्षा करते हैं। सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, फिर अगले दिन सुबह होती है, कोई उसकी प्रतीक्षा नहीं करता है। तो उसी तरह ये भी प्रतीक्षा तो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी शाम को तो आना ही है, संध्या तो होनी ही है, तो वो शाम भी आ गई थी। कमरे से चाय की दुकान जाते हुए ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड सुने थे। तो वो एकदम अनायास एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं है, क्या सोच रहा है कुछ पता नहीं है, तो ऐसे ही वो चाय पीना है, कमरे से वो बाहर जाता है। बाहर जाते हुए एक दुकान में वहाँ पे ग्रामोफोन बजता है। ग्रामोफोन आप लोग देखे हैं, गोल रहता है, सिनेमा में इसमें गोल रहता है, उसके अंदर एक स्टिक जैसा वो लगाने से वो बजता है, इसमें उसको ग्रामोफोन बोलते हैं। तो उस तरह का ग्रामोफोन पे गाना कुछ बज रहा है, वो भी क्या गाना देखिए, वह सड़क के बीचों बीच टिटक कर खड़ा हो गया। गाना भी कैसा गाना, Why don't you believe me, I love you so much। ऐसा कोई गाना मैंने तो नहीं सुना आज तक।
पिया तू अब तो आजा तो सुना है, लेकिन व्हाई डोंट यू बिलीव मी, आई लव यू सो मच, इस तरह का कुछ गाना बजा है। फीके आकाश में जामुनी बदली घुमड़ आई। आकाश भी कैसा है? फीका है, फीका बेरंग, ठीक है। बेरंग बोले आप, टेस्ट फीका टेस्ट होता है ना। कभी कभी हम खाना खाते हैं तो फीका होता है, जिसमें चाय होती है तो एकदम फीकी चाय है कि नहीं, जिसमें कोई टेस्ट नहीं है। उसी तरह आकाश भी कैसा है? बिना कोई टेस्ट का। क्यों बिना कोई टेस्ट का? शाम, क्योंकि उस आदमी के अंदर उत्तेजना नहीं है, आदमी नीरस है एकदम। आप कभी सोच के देखिए, हम लोग खुश रहते हैं तो हमारे आसपास का सब कुछ हमें बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी उदास हैं, मौसम भी डल क्या करने बैठे हैं पता नहीं, क्या देख रहे हैं हम पता नहीं। हे शांता, उठो उठो। हाँ? क्या हुआ तुमको? हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं है ना। ये हम लोग करते हैं, तो उस व्यक्ति का दिले हाल भी इसी तरह है। वो उस चीज को, इसीलिए उसको सारा आकाश एकदम फीका सूना, सारा संसार एकदम सूना सूना उसको लग रहा है। फीके आकाश में जामुनी बादल घुमड़ आई। बदली, बदली यानी बादल, ठीक है। कैसा रंग का है? जामुनी रंग का। बादल काला होता है ना, लेकिन यहाँ पे बादल कैसा है? जामुनी रंग का। नया प्रयोग है, नए लेखक है, नया प्रयोग। रेस्तरां से बाहर निकलकर वह सरकारी क्वार्टरों के सामने छोटे से घास के मैदान पर लेट गया। तो गया, गाना सुना, थोड़ी देर रुका, फिर वहां गया, रेस्तरां में चाय पिया, चाय पी के फिर वापस आया। वहां पे सामने क्वार्टर्स थे, सरकारी मकान थे, वहां पे सामने एक छोटा सा बगीचा जैसा था, जिसके ऊपर घास बिछी हुई थी। घास पर जाके सो गया, बस आराम से वो लेट गया। उसे लगा कि उसके पांव पीछे कोई निशान नहीं छोड़ गए हैं, जैसे वह अभी जन्मा है। तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसके लिए कोई इंसान पीछे, उसका रास्ता देखने वाला कोई नहीं है, उसकी राह ताकने वाला कोई नहीं है, उसके लिए कोई रिश्तेदार नहीं है, नाते नहीं है, कुछ नहीं है। वो अभी अभी जन्म उसका हुआ है, तो इस संसार से उसको कुछ नहीं लेना देना। इस तरह की मानसिकता में वो युवा है। उसकी जिंदगी की गांठ अतीत के किसी प्रेत से नहीं जुड़ी है, इसलिए वह मुक्त है। वो कैसा है? मुक्त है, उससे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, एकदम अभी अभी उसका जन्म हुआ है। तो आज़ादी का जो मोह भंग है लोगों के अंदर, इस तरह की भावनाएं पैदा कर दिया था कि अब मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, अब मैं बिल्कुल अकेला राही हूँ, अकेला मंजिल पे चल पड़ा हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे आजू बाजू कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। इस तरह की स्थितियाँ उस समय के लोगों के अंदर हो गई थी, क्योंकि जो कल्पना, जो दिमाग में आज़ादी को लेकर हमने सोचा था, सब कुछ अभी बिल्कुल खत्म सा था। इसीलिए इस तरह की यातनाएं, इस तरह का सोच दिमाग में आ जाता है। और घास पर लेटा है, सारी दुनिया उसकी प्रतीक्षा कर रही है कि उसे अर्थ दे, उसकी बाट जोह रही है, सांस रोके, और वह ज्वरग्रस्त व्यक्ति की तरह एक स्मृति, एक अजीब निरर्थक शब्द के पीछे पड़ जाता है, बार बार उसे हेर फेर के साथ दोहराता है, विक्षिप्त बौखलाया सा। तो वो इंतजार कर रहा है, उसको किसकी प्रतीक्षा है? कि लोग उसके पास आए, उसे पूछें क्या हुआ है, क्या चाहिए तुमको, कोई तो मेरे पास आए, लेकिन कोई नहीं आ रहा है। इसीलिए वो कैसा हो गया है? विक्षिप्त, बौखलाया सा। जैसे हम बौखला जाते हैं, कोई चीज से घबरा जाते हैं, बौखला जाते हैं। विक्षिप्त, जिसकी मानसिक चेतना ठीक नहीं होती है, उनको विक्षिप्त कहा जाता है। तो ये आदमी भी कैसा है? इसके कोई पूछने वाला नहीं है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। तो ये आज़ादी के बाद ज़्यादातर युवाओं की ये दशा हो गई थी, उसको लेखक समझाती है, ठीक है। वह मुक्त है और सारी दुनिया उसकी प्रतीक्षा कर रही है। सितंबर 1955 की एक शाम, जब चारों ओर शांति फैली हुई थी, एक युवक जिसकी उम्र लगभग 27 वर्ष होगी, अपने घर से बाहर निकलकर दूसरों के घरों के सामने घास पर लेटा था। तो ये कौन सा दिन था?
सितंबर का एक शाम 1955 की बात है कि एक युवक अपने घर से निकल गया है। घर उसने छोड़ दिया है। जब घर छोड़ दिया है तो उसके पास कोई चारा नहीं है कि कहाँ जाएं, क्या करें, किससे मिलें, कहाँ नौकरी पाएं, कुछ भी उसको पता नहीं है। इसीलिए वो एक ऐसी जगह पे लेट गया है जहाँ पे कोई उसे जानता भी ना हो। वह कोई उसे नहीं जानता था, किंतु वह जानता था कि वह हिंदुस्तान के एक शहर के कोने में घास पर लेटा है। तो एक ऐसी जगह पर लेटा है जहाँ पे उसे कोई नहीं जानता है, कोई नहीं पहचानता है, लेकिन वो खुद जानता है कि वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे वो एक घास पर लेटा है। इसका मतलब ये है कि वो सपने में नहीं है, वो ख्यालों में नहीं है, वो हकीकत में है। वास्तविकता उसकी ये है कि वो कहाँ जाना है उसको पता नहीं है, इसलिए वो घास पे लेटा है। पिछले अनेक महीनों से रात दिन उस अजनबी शहर की अंधेरी पेचदार गलियों में अपनी छाया के साथ सरकता, मकानों, दुकानों और आदमियों से सटता हुआ भागता आया। तो एक रात की बात नहीं है, इसी तरह वो कई सालों से, मतलब हम लोग आज़ादी के लिए कई सालों तक इसी तरह के संघर्ष करना पड़ा था। एक दिन दो दिन की बात नहीं है ये, कई सालों से हमने कुछ आस लेकर कि आज हमको आज़ादी मिल जाएगी, कल हमको आज़ादी मिल जाएगी, इस तरह का कुछ आस लेकर कि मुझे जो मिलना है वो मुझे मिलेगा, मैं भारतीय युवक हूँ, मुझे मिलना है वो मिलेगा, यही इसी आस को लेकर एक नहीं दो नहीं हम लोग कई रात इसी तरह बिताए थे। समझ गए? तो यहाँ पे एक युवक के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से लेखक उस दृश्य को खींचना चाहते हैं जो कि आज़ादी के बाद, आज़ादी पाने और आज़ादी के बाद की स्थितियों को दर्शाता है। समझ गए? तो इसीलिए यहाँ पे एक एक शब्द आपको वहाँ पे जोड़कर आपको देखना है। पिछले अनेक महीनों से रात दिन उस अजनबी शहर की अंधेरी पेचदार गलियों में अपनी छाया के साथ, वो अंधेरी गली है, वो नया शहर है, क्या है, कौन है, कुछ पता नहीं है, ऐसे शहर में वो अपनी छाया के साथ सरकता, मकानों, दुकानों और आदमियों से सटता हुआ भागता आया था और आज अचानक वह ठिठक गया। तो यहाँ तक भागते 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 रात की नींद गंवाते गंवाते वो क्या हो गया, अभी एकदम एक जगह पे वो ठिठक गया है, रुक गया है। उसने आंखें उठाई, सारी दुनिया सामने पड़ी थी और उसकी उम्र सिर्फ 27 थी। उसका उम्र क्या था? 27 साल का था। उसको और भी लंबा रास्ता चलना था, है कि नहीं? हाँ? अभी मैं 45 की हूँ, लेकिन फिर मुझे भी लंबा रास्ता चलना है। वो तो 27 साल का युवक है, उसको तो जीवन में और आगे जाना है, और भी उसको कई सारी घटनाओं को देखना है। उसने देखा घास पर एक तितली उड़ रही थी। सरकारी क्वार्टरों से बच्चे निकलकर मैदान में खेलने लगे, हंसते हाँफते सीटी बजाते हुए बच्चों के झुंड आसपास भाग रहे हैं। तो शाम हो गई थी ना, इसीलिए घर के सारे बच्चे अभी बाहर आ गए हैं, खेलने के लिए आ गए हैं। हाँ, क्योंकि दिन भर की गर्मी के बाद जैसे शाम हुई, लोगों को थोड़ी सी चैन की सांस लेने को मिली, सब घर से बाहर आ रहे हैं, तितलियां उड़ रही हैं, मैदान में बच्चे खेलने के लिए आ रहे हैं, कोई सीटी बजा रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है। सितंबर 1955 की शाम, आयु 27 वर्ष, एक युवक तितली को घास पर उड़ता हुआ देख रहा है। स्क्वायर के बीच लैंप पोस्ट, मैदान के घिरते अंधेरे में लाइट हाउस सा टिमटिमा रहा है। शांति की अथाह विस्तीर्ण झील पर लाइट हाउस का झिलमिलाता आलोक, तितलियां हवा में, आकाश में, शहर की सब सड़कों और गलियों में उड़ रही है। तो वो ऐसे लेटा पड़ा है, घर के बच्चे सारे बाहर आने लगे हैं, थोड़ा सा भीड़ वहाँ पे उसको आसपास दिखाई देने लगा है, तितलियां बहुत सारे उड़ रही हैं, एक लैंप पोस्ट है जिसकी लाइट, तितलियां उसके पास जा रही हैं, वहाँ पे मंडरा रही हैं। तो ये सारा दृश्य वो युवक वहाँ पड़े पड़े देख रहा है। केवल वह लेटा है और प्रतीक्षा कर रहा है। तो फिर भी वो लेटा है, उसका मन बिल्कुल नहीं है कि उठे, थोड़ा टहलें, थोड़ा किसी से बात करें, कुछ नहीं है, वो बस लेटा है, किसी की प्रतीक्षा कर रहा है। आकाश में तारे निकलने से पहले ही बादलों का झुरमुट छाने लगा, कुछ धूली भटकी बूंदें घास पर हो रही है। तो कभी बहुत गर्मी होती है तो बारिश भी होने लगती है ना, तो आकाश में पहले से जामुनी बदली छाई हुई थी, तो अचानक से
बादलों का झुरमुट छाने लगा। बादल थोड़ा घने घिर आने के बाद हल्की हल्की बूंदें भी गिरने लगी। दिन भर तपी गर्मी सड़कों से भाप उठने लगी। तो जब बारिश की बूंदें गिरी, भूमि एकदम तपन से था, दिन भर तप गया था, तो जो खुशबू आती है ना, मिट्टी की खुशबू, वो भी आने लगी। बारिश में भीगता हुआ वह सड़कें पार करने लगा। बहुत से आदमियों की भीड़ में वह भी एक था। तो जैसे बारिश की बूंद गिरने लगी, इसीलिए उसको वहां से उठना पड़ा। अभी उठ के वो भी सड़क के किनारे पर जाने लगा, जहाँ पे बहुत सारे लोग आके बारिश के कारण आके वहां पे रुक गए थे, और उन बहुत सारे लोगों के बीच में वो भी जाके खड़ा हुआ। उसका चेहरा दूसरे आदमियों के चेहरे से बिल्कुल अलग था, फिर भी उनसे मिलता जुलता था। वेशभूषा, चाल ढाल, आंखों का खोलना झपकना, सांस लेना, फिर सहसा अनायास ढंग से सांस हवा में फैला देना, वो सब वही कर रहा था जैसे साधारणतः सब लोग करते हैं। तो जब वो भीड़ में वहां खड़ा था तो वो देख रहा था दूसरों को। हम क्या देखते हैं अक्सर, तो क्या साड़ी पहनी है, कैसा रंग है, सब लोग देखते हैं। तो ये भी क्या देख रहा है कि जो लोग भीड़ में खड़े हैं उनमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये भी उसी तरह का एक इंसान है, ठीक है। लेकिन वो लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। क्या हुआ बच्चे, कोई डाउट है? नोट्स बाद में बात करो, पहले इसको सुनो। 5 मिनट से मैं देख रही हूँ आप दोनों को। तो लेकिन उन सब में ये लड़का बिल्कुल अलग है, इसकी मानसिकता बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे शहर में है जहाँ पे वो बिल्कुल अनजान है, कोई उसको नहीं जानता है, कोई उसको नहीं पहचानता है, ठीक है। तो एक दूसरे को देख रहा है, उनके जैसे ये भी सांस ले रहा है, थोड़ी देर में अपनी गर्म सांस को बाकी हवा में विलीन होता जा रहा है, सब कुछ वो देख रहा है, सब कुछ वो महसूस कर रहा है। उनके जैसा ही इसका भी चाल ढाल है। उसके व्यक्तित्व में कहीं भी कोई विशिष्टता, कोई चमत्कार नहीं था। तो उसके जैसे बाकी लोग भी हैं, लेकिन इसके व्यक्तित्व में कोई विशिष्टता इसको नजर नहीं आई। धरती कितनी विशाल, कितनी फैली है, कितने आदमी एक जैसे एक दूसरे से मिलते जुलते उस शाम शहर की सड़कों पर चल रहे थे, बीच का फासला पार कर रहे हैं। यदि आप में से कोई उस शाम अचानक कमरे की खिड़की खोलकर बाहर झांक लेता तो शायद आपकी नज़र भीड़ में चलते उस युवक पर कभी न पड़ती भी तो टिक न पाती, भीड़ के और चेहरों में खो जाती। देखो, ये इसका आइडेंटिटी ऐसा था कि अभी बाकी लोगों के जैसा ही था। यदि वो लेखक कहते हैं कि ऐसे हम लोग खिड़की खोल के देख रहे हैं, अभी मान लीजिए वहाँ से 10-15 लोग जा रहे हैं, उसमें से हम इसको अलग से नहीं पहचान सकते थे, क्योंकि ये भी इसका कोई रूप रंग अलग नहीं था, इसका कोई कपड़ा पहनना अलग नहीं था। हम उनको पहचानते हैं जो अलग हटके होते हैं भीड़ में, है ना। या फिर किसी निश्चित फ्रेंड को हमें ढूंढना रहता है, उनका चेहरा हमें पता है, तो हम उनको ध्यान से देखते हैं तो हम पहचान लेते हैं। लेकिन अनजान व्यक्ति को हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ये भीड़ में बिल्कुल अलग नहीं था। जैसे बाकी भीड़ थी उसी तरह ये भी था। वेशभूषा, अच्छा यहाँ पे, यदि आप में से कोई उस शाम अचानक कमरे की खिड़की खोलकर बाहर झांक लेते तो शायद आपकी नज़र भीड़ में चलते उस युवक पर कभी न पड़ती तो टिक न पाती, भीड़ के उस चेहरों में खो जाती। 27 वर्ष पुराना वह चेहरा इतना ही साधारण था। उसके सामने भी औरों की तरह बीच का फासला फैला था और वह उसे पार कर रहा था, और तब तक अजीब घटना घटी। तो इसी तरह की भीड़ में एक अजीब घटना हुई। क्या हुई? भीगी सड़क के एक गड्ढे से एक शक्ल झांक रही थी। भीगी सड़क के एक गड्ढे से एक शक्ल झांक रही थी। अब सड़क भीगी क्यों है? क्योंकि बारिश की बूंदें गिरी थी। तो वहां पे एक शक्ल उसको दिखाई देती थी। कैफे की गुलाबी रोशनी में उस युवक ने अचानक अपने चेहरे का अक्स गंदले पानी के गड्ढे में देखा। भीगी सड़क के एक गड्ढे से एक शक्ल झांक रही थी। तो वहाँ पे एक गड्ढा रखा हुआ है, गड्ढा जिसमें पानी है, हा? उसमें जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो वहाँ पे भी एक प्रतिबिंब दिखाई देता है ना। कैफे की गुलाबी रोशनी में उस युवक ने अचानक अपने चेहरे का अक्स गंदले पानी के गड्ढे में देखा। तो वहाँ पे एक गंदा पानी का गड्ढा रखा हुआ था जिसमें उसने ऐसे झांका, तो वहाँ पे उसका चेहरा दिखाई दिया। उसे लगा कि यह चेहरा उसके पिता की तीखी व्यंग्यात्मक मुद्रा में मुस्कुरा रहा है। उसको लगा कि ये तो मेरे पिताजी के चेहरे जैसा लग रहा है, हाँ?
घर से जाओगे अपने पाँव पर खड़े होने, जाओ, उसके पिताजी का कहना, घर से जाओगे ना, तुम घर छोड़कर जाओगे, तुम अपने पैरों पे टिकना चाहोगे तो जाओ, कोशिश करो। उसके पिताजी की बातें उसको याद आने लगी। अपनी स्वतंत्रता की पोटली बांधकर कहाँ कहाँ भटकते फिरोगे, जब नशा उतर जाए तो लौट आना। आज़ादी आज़ादी के पीछे हम लोग पागल होते जा रहे हैं। जैसे ब्रिटिश कह रहे हैं आप आज़ादी कैसे मनाएंगे, हम भी देखेंगे। हाँ, तो यहाँ तो उसके पिताजी का रूप है। पिताजी ने कहा है तुमको आज़ादी चाहिए ना, तुम अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हो ना, तो जाओ। कैसे तुम खड़े होगे मैं भी देखता हूँ। 4 दिन में जब तुम्हारा जेब खाली हो जाएगा, जो पैसे तुम्हारे हाथ में है वो खाली हो जाएगा, तुमको कहीं कोई नौकरी नहीं मिलेगी, तुमको वापस यहीं पे आना पड़ेगा। और अचानक वह हंसने लगा। इतनी बड़ी भीड़ में एक हंसता हुआ चेहरा, क्या कोई इतिहास में लिखेगा कि सितंबर 55 की शाम को सड़क पर चलती हुई भीड़ में एक चेहरा हंसा था। तो एक आम आदमी का जो फाइटिंग है वो कहीं इतिहास में जगह ले सकता है। इतिहास में, हिस्ट्री में उन लोगों को जगह मिलता है जो बहुत कारनामे किए हैं। हर आदमी जिसने लड़ाई संघर्ष किया है महात्मा गांधी नहीं बन सकता। महात्मा गांधी बनने के लिए महात्मा होना पड़ता है। साधारण आदमी कैसे महान हो सकता है? हालांकि संघर्ष साधारण आदमी ने भी किया है। इससे पहले हमने जो चेहरे पढ़े वो भी एक साधारण व्यक्ति का संघर्ष है, ठीक है, जिसको कोई पहचान नहीं पाता है। तो यहाँ पे भी एक साधारण व्यक्ति का संघर्ष है जिसमें इतिहास में कोई स्थान नहीं है। तो आज़ादी के संघर्ष में एक साधारण व्यक्ति ने भी अपनी भूमिका निभाई है, ठीक है, लेकिन उसका कोई इतिहास में योगदान नहीं दिखता है। उसने दरवाज़ा खटखटाया। वह इस समय रसोई में होगी, जहाँ वह बहुत देर में सुनेगी कि कोई बाहर अंधेरी सीढ़ियों पर खड़ा है और दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो कहीं दरवाज़ा खटखट रही है, कहाँ का दरवाज़ा है, आगे चलिए। सांकल खुली है, ज़रा सा धक्का देने से दरवाज़ा खुल जाएगा, किंतु उसे कोई जल्दी नहीं है। उसने अपने बाल ऊपर समेट लिए हैं। कीचड़ और गंदले पानी की छींटें जो उसके पैंट पर छिटक आए थे उन्हें उसने अपने रुमाल से खुरच दिया। फिर उसने जबड़े को सूखे रबड़ की तरह खींचकर फैलाया। अब वह मुस्कुरा रहा है। तो वो जबरदस्ती हंसी मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है। जो गंदा उसके कपड़े में लगा हुआ था उन सबको उसने ऐसे ही अपने कर्चीफ से उसको पोंछ दिया है, साफ कर दिया है, क्योंकि अभी वो किसी के घर के बाहर खड़ा है, दरवाजे के बाहर खड़ा है। अब वहाँ से दरवाज़ा खुलेगा तो इसको अंदर जाना है, थोड़ा बहुत वो अपने आप को ठीक करता है। दरवाज़ा धीरे से खुला। हालांकि दरवाजे पर वो सांकल नहीं लगी थी, वो खुद धक्का देके अंदर जा सकता था, लेकिन उसको कोई जल्दबाजी नहीं थी, उसमें भी बड़ा आराम से वो काम करता था। दरवाज़ा धीरे से खुला। उसकी बहन ने देखा। सामने कौन थी? बहन। उस व्यक्ति की बहन। वह दरवाजे की देहरी पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। वह कुछ नहीं बोली, वह कभी कुछ नहीं बोलती। वह उसकी ओर देख रही है। उसकी आंखें कुछ नहीं बोल रही है उसकी बहन, ठीक है, बस वो उसकी ओर देख रही है। उसकी आंखों से बचता हुआ, हल्के से उसे धकेलता हुआ वह भीतर आया। तो थोड़ा सा उसको सरका के वो अंदर आया। ना ये कुछ बोल रहा है ना वो कुछ बोल रही है। इतने दिन कहाँ थे? वह चुपचाप उसकी ओर देख रही है। बस एक ही सवाल किया, इतने दिन कहाँ थे तुम? वह खिसियाना सा मुस्कुरा रहा है। बस कोई बात नहीं। जीजा जी कहाँ है? अभी आते होंगे, बारिश में बाहर चले गए हैं। वह जीजा जी के कपड़ों की अलमारी खोलने के लिए मुड़ी। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अभी यह सब रहने दो, उसने कहा। वह उसका हाथ पकड़े रहा। वह उसकी ओर देखती रही। तो वो अलमारी खोल के अपने हस्बैंड का कपड़ा सब अंदर रखने के लिए जैसे वो काम करने लगी, तो वो बोला, उसका हाथ पकड़ लिया, ये सब अभी रहने दो। वो भी ऐसे ही देखती रही कि क्या कर रहा है। तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्या देखती हो? एक शहर में रहते हो, अरसे बाद आते हो, और जब आते हो तब माँ का पत्र आया था। तुम जब से आए हो उन्हें कोई खबर नहीं दी। तो अभी एक ऐसे शहर में है जहाँ पे उसकी बहन रहती है, तो ये उस शहर में किसी और को नहीं जानता है। और जब से ये घर छोड़ के आया है, अपनी माँ को भी
इसने एक पत्र भी नहीं लिखा है, तो वहाँ पे भी कोई खबर इसकी नहीं है। बारे में कौन बहुत कुछ जानती हूँ, लिखना क्या है, तुम्हारे बारे में मैं क्या जान रही हूँ, तुम तो कुछ बोलते नहीं हो, दिन भर करते क्या हो मुझे नहीं पता, तो मैं ऐसे में माँ को क्या लिखूंगी। तुम्हारे बारे में कौन बहुत कुछ जानती हूँ, मुद्दत हुई तुमने शक्ल नहीं दिखाई। अब देख लो, बिल्कुल वैसा ही हूँ। ठीक है, अभी अब आ गया हूँ ना, मेरा शक्ल देख लो तुम। क्यों तुमने अपना कमरा बदल लिया है, क्यों? तुम्हारे जीजाजी को भेजा था, पता चला तुम कमरा छोड़कर कहीं और चले गए हो। एक दोस्त के मकान का कमरा खाली था, फिलहाल वहीं टिका। फिर वो कहती तुमने कमरा क्यों बदल लिया, तो एक जीजाजी आए थे तुमको देखने के लिए, लेकिन पता चला कि तुमने कमरा बदल दिया है। फिर ये कहता है कि एक मेरा मित्र है, उसी के कमरे में फिलहाल टिका हूँ। उसने देखा, वह समझ गई है, किंतु जैसे आगे कुछ भी बोल पाना असंभव है। वह जानती है कि कुछ भी कह लें, किंतु रुपए की चर्चा उससे नहीं कर पाएगी, उससे वह कुछ भी ले सकेगी, इस विचार से उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वो दोनों सोच रहे हैं, अभी इसको पैसों की ज़रूरत है, उसको भी, वो भी सोचती है कि भाई से कैसे पैसा चाहिए, क्या चाहिए, तुम क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, उसको भी पूछना है, लेकिन वो भी वहाँ पे नहीं पूछ पा रही है और ये भी यहाँ से कुछ पूछ नहीं रहा। तो इस तरह दोनों के बीच में एक शांति है। हमारे क्लास में भी शांति है। सितंबर की एक शाम। सितंबर की एक शाम। तो उसकी बहन कहती है तुम्हारे जीजाजी को तो मैंने भेजा था, लेकिन तुम तो मकान खाली कर दिए लगता है, इस मकान में तुम नहीं हो। तो वो कहता है एक दोस्त के मकान का कमरा खाली था, फिलहाल वहीं टिका हूँ। उसने देखा, वह समझ गई, उसने देखा, वह समझ गई है, किंतु जैसे आगे कुछ भी बोल पाना असंभव है। वह जानती है कि कुछ भी कह ले, किंतु रुपए की चर्चा उससे नहीं कर पाएगी, उससे वह कुछ भी ले सकेगा, इस विचार से उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब कुछ भी बात कर लो, लेकिन पैसा वो बिल्कुल नहीं पूछ सकता। तो ऐसा उसका जो बर्ताव है, उससे उसको सोच के इसका रेंगटा जो है खड़ा हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी तरफ देखो, उसने उसकी ओर देखा, मेरी सौगंध खाओ, जो मैं कहूँगी मानोगे। वह निर्विकार भाव से उसकी ओर देख रहा है। तुम वापस घर लौट जाओ। उसके स्वर में धीमा कंपन था। वो कहती है कि तुम घर वापस चले जाओ भैया, थोड़ा सा उसके स्वर में धीमा। बच्ची तुम इतनी बुजुर्ग कब से बन गई? बच्ची मतलब बहन, बहन को वो बच्ची बोलता है। तुम इतनी बुजुर्ग कब बन गई? उसने बहुत वर्षों बाद अपने उसके बचपन का नाम लिया था, तो बचपन से उसको बच्ची बुलाया जाता था। तो बहुत साल बाद उसने उसको फिर वही नाम से उसने याद किया था, नाम पुकारा था। बुजुर्ग तुम अपने को समझते हो, जो सबसे लड़ झगड़ कर घर से भाग आए हो। तो वो कहती है तुम तो अपने आप को बुजुर्ग मानते हो, सबसे लड़ाई झगड़ा करके तुम घर से निकल गए हो। कुर्सी पर बैठे बैठे उसने आंखें मूंद ली। उसके भीतर का भारीपन पिघलने लगा है, बर्फ की सिल की तरह बूंद बूंद छू रहा है। जैसे बर्फ पिघल के बूंद बूंद टप 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 जैसे पानी गिरते रहता है, वैसे ही वो क्या हो गया है, अभी उसके भीतर का जो भारीपन है वो पिघलने लगा है। उसने देख, बच्ची का मुंह सफ़ेद हो गया है और होंठ कांप रहे हैं। उसे अजीब सी खुशी हुई, और किसी को तो दुख पहुंचा सकता है। अपनी बहन का वहाँ पे हालत देख वो थोड़ा सा डर गई है बात करते करते। अब इसको खुशी हो रही है कि कम से कम मैं किसी को तो डरा सकता हूँ। ना बाप को डरा पाया, ना माँ को डरा पाया, ना दुनिया को ही डरा पाया, कोई मेरे लिए नहीं था। कम से कम ये बच्ची मेरी बातों को सुन के वो थोड़ा सा कंपित हो रही है। बच्ची, क्या तुम्हें याद है जब हम दोनों बहुत छोटे थे, तब मैं घर से नहीं भागा था, तब तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ था, तब हम कुछ नहीं जानते थे, जब हम सब कुछ जानते थे। आज तुम सोचती हो कि मैं इससे भिन्न हो सकता था जो आज हूँ, किंतु जो आज हूँ वह उन दिनों मेरे भीतर था और उसे देखकर तुम नहीं डरती। कहता है, क्या कहता है, तुम्हें याद है? कौन से दिन याद है जब भाई बहन गलियों में खेला करते थे, घरों में झगड़ा किया करते थे, हाँ, आपस में एक दूसरे से प्यार जताते थे।
तब भी मैं ही था, तुम मुझे नहीं पहचान पाई। वो कहाँ था? मेरे अंदर था। उस समय भी मैं, आज जो हूँ वही था उस समय भी। मेरी सोच बिल्कुल उसी तरह थी जो कि आज जैसा है। उस तरह सोच होने के कारण तो आज मैं इस तरह बाहर आया हूँ। कितने दिन आप अंदर की बातों को अंदर रख सकते हैं? एक दिन तो फटेगा ना वो बलून। बलून जब एकदम बड़ा हो जाता है तो फटना है। कोई भी भावना, कोई भी चीजें अंदर बहुत दिनों तक नहीं रख सकते हम लोग, उसको बाहर उमड़ना ही है। तो वो कहता है कि आज जो हूँ उन दिनों मेरे भीतर था, और उसे देखकर तुम नहीं डरती थी क्योंकि बाहर नहीं दिखता था, इसलिए तुम देख के नहीं डरती थी। छत पर बारिश की बूंदों का टप टप स्वर अनवरत आ रहा था। कमरे में बहुत देर तक बोझिल सा सन्नाटा छाया रहा। तो अब दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं, एकदम सन्नाटा। कमरे में बहुत देर तक वो बारिश की जो टप टप बूंद की आवाज है, उसके अलावा वहां कोई दूसरा शब्द नहीं था। बोलते क्यों नहीं? वह उसके नजदीक सरक आए। जैसा हूं क्या बहुत बुरा हूं बच्ची? क्या मैं बहुत बुरा हूं क्या? बुरे हो अच्छे हो तुम जानो, मैं इतना ही जानती हूँ, इस तरह नहीं जिया जाता। तुम बुरे हो अच्छे हो सब मैं नहीं जानती, लेकिन तुम जो भी कर रहे हो इस तरह जीवन नहीं जिया जाता। सबसे कट के हम लोग नहीं जी सकते। जीने के लिए कम से कम 4 लोग चाहिए, उठाने के लिए भी 4 लोग चाहिए, है कि नहीं? ऐसे अकेले अकेले रहेंगे पागल हो जाएगा आदमी। कब तक हम बंद कमरे में अपने आप को रख सकते हैं? बोलिए, 1 दिन, 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, पागल हो जाएंगे। उसके बाद कोई सुनसान जगह, कोई आपसे बात करने वाला नहीं है। पेड़ पौधों में हम लोग रम चुके हैं, कभी बगीचे को देखा, कभी ये देखा, कभी वो देखा। उस तरह होना बहुत मुश्किल है, उसके लिए साधना की जरूरत होती है। जैसे साधु संत रमते हैं, उसके लिए बहुत साधना की जरूरत होती है। अकेला आदमी, हम जैसे, आप जैसे एक नॉर्मल इंसान, आम आदमी, अकेला रहना बहुत मुश्किल है। ठीक है? सब अपनी जिम्मेदारी लिए जीते हैं। बच्ची, तुम यह सब कब समझो? वह उठ खड़ा हुआ, उसे लगा वह बच्ची की आंखों से अपने को देख रहा है, मानो बच्ची की आंखें आईना है जिनमें उसकी जिंदगी के सुराग झांक रहे हैं। मेरी जिंदगी का क्या खोखलापन है, क्या सही है, क्या गलत है? मुझे तो लगता है कि मैं जो कुछ कर रही हूँ सब सही कर रही हूँ, लेकिन मेरा पीठ, मैं हमेशा सबको यही बोलूंगी, मेरा पीठ किसी को नहीं दिखता है ना। मेरा पीठ मुझे नहीं दिखता, दूसरों को दिखता है। खुद का पीठ खुद को नहीं दिखता है, तो खुद की कमियां, खुद की गलतियां, खुद की कमजोरी हमें नजर नहीं आती है, क्योंकि हम किसको देखते हैं? अपने छाती को देखते हैं, अपने सीने को देखते हैं, जिसमें क्या भरा हुआ है? घमंड भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, जो ये कहता है बार बार, चल बे चल। मैडम, आप खुद बे का यूज कर रहे हैं। मैं बाकी बच्चों को डांटती हूँ, बे बिल्कुल नहीं करना कॉलेज में प्रयोग, लेकिन आज मैं बोल रही हूँ क्योंकि अहंकार ऐसा कहता है कि चल देख ले, तू कि मैं। झगड़े क्यों होते हैं? पास करके रखो। तो कहता है सब अपनी जिम्मेदारी लिए जीते हैं। बच्ची, तुम यह सब कब समझोगी? वह उठ खड़ा हुआ, उसे लगा वह बच्ची की आंखों से अपने को देख रहा है, मानो बच्ची की आंखें आईना है जिनमें उसकी जिंदगी के सुराग झांक रहे हैं। तो उसकी जिंदगी के सुराग झांक रहे हैं। ये सुराग क्या है? सुराग क्या है? रास्ता। हाँ, सुराग, छेद। सुराग का मतलब क्या है? छेद। छेद। मेरे अंदर की कमियां, जैसे मैं अभी आपकी आंखों में देख रही हूँ, आपकी आंखों में मुझे मेरे अंदर की कमियां दिखाई दे रही हैं। एक बड़े आदमी को हम देखते हैं, परमात्मा जैसे लोगों को, जब बड़े आदमी को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जब दूसरों की परेशानियों को हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी तो कोई परेशानी ही नहीं है उनकी परेशानी की तुलना में। जब इस बात को मैं स्वीकार करूँ कि मेरी परेशानी कोई परेशानी ही नहीं है, तब धीरे धीरे मेरे अंदर का सुराग बाहर झांकता है और उसे कैसे ठीक करना है उसके बारे में मैं सोचने लगूँ।
अगर घर छोड़कर भागना था तो इस शहर में क्यों आए? माँ की चिट्ठियाँ आती हैं, तुम्हारे जीजा जी परेशान होते हैं, मुझे कोसते हैं, बताओ मैं क्या करूँ? जब तक यहाँ इस शहर में रहोगे मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा। वो कहती है तुमको भाग के ही जाना था तो तुम भाग के मेरे शहर में क्यों आए जहाँ मैं रहती हूँ? घर वाले, उसका पति भी तो उसको तंग करेगा कि तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, पूछेंगे, हर कोई पूछेगा। माँ की भी बार बार चिट्ठी आती है तो माँ भी परेशान रहती है। तो इसीलिए जब तक तुम इस शहर में रहोगे मेरा पीछा मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा पीछा। बच्ची की आंखें उसे पिए जा रही थीं, आवेश में उसका चेहरा विकृत हो गया था। उसने धीरे से बच्ची को पीछे धकेला, उसे लगा उसकी टांगें कांप रही हैं। तो वो क्या किया, बच्ची अभी थोड़ा आवेग में बोल रही थी, उद्वेग में बोल रही थी, तो उसने थोड़ा सा बच्ची को धक्का दिया तो उसके पैर एकदम कांप रही थी, क्योंकि डर के मारे ही उससे बात कर रही थी। बच्ची तुम पागल हो, उसका गला रूंध आया, तुम पागल हो, इतना क्यों कांप रही हो? वह दरवाजे की ओर बढ़ा, अपने विश्वास पर उसकी पकड़ ढीली होती जा रही थी। जो विश्वास उसके अंदर अब तक था वो थोड़ा सा क्या हो रहा था, अभी ढीली होती जा रही थी। बच्ची दरवाजे को रोके खड़ी है, उसे लगा वह उसे एक तरफ घसीट कर धक्का देकर दरवाजा खोल दे, लेकिन उसके पांव फर्श पर जमे रहे। एक लंबे क्षण दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। तो बच्ची ऐसे दरवाजे के पास खड़ी है, उसको जाने नहीं दे रही है। इसको लगा कि वो उसको धक्का देके वहां से निकल जाएगा, लेकिन वो नहीं कर पाया। दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही देखते रहे। वह धीरे से उसके पास, खड़े क्यों हो? बच्ची कांप रही थी, कहती है खड़े क्यों हो? मुझे धकेल कर चोरों की तरफ बाहर भाग जाओ। तुम अब बच्चे नहीं रहे, सब कुछ कर सकते हो, तुम छोटे बच्चे नहीं हो ना। मुझे धक्का देकर तुम घर से बाहर चोर के जैसा भाग सकते हो, है कि नहीं? चोर आता है, जाने का पता नहीं होता है, लेकिन हम अपने घर से थोड़ी किसी को बताए बगैर जाते हैं। तो तुम आए हो, चोर जैसा भागना चाहो तो भागो। खड़े क्यों हो? मुझे धकेल कर चोरों की तरह बाहर भाग जाओ। तुम अब बच्चे नहीं रहे, सब कुछ तुम कर सकते हो। वह धीरे से उसके पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा। उसे लगा वह बिल्कुल शांत है, जैसे गहरी अथाह शून्यता के भंवर में उसने अपना सिर डुबो दिया। वो उसके पास आया, उसके कंधे पे हाथ रखा। अब उसको लगा कि वो कोई शून्य में है। भंवर जानते हैं आप लोग? हाँ, भंवर मतलब जो समुद्र में होता है, भंवर बोलते हैं उसको। वो पानी वहाँ पे हमेशा ऐसे घूमते रहता है, बस एक बार उसमें फंस जाएगा आदमी तो कहाँ जाएगा पता नहीं, उसको भंवर बोलते हैं। इसी तरह हवा भी कभी कभी ऐसे रोटेट होती है, जिसको भंवर बोला जाता है। घर वापस जाने के लिए कहती हो, लौट जाऊंगा। वह बहुत धीमे से मुस्कुराया। बच्ची की निरीह मूक आंखें उसे देख रही हैं। वह पूरी चेष्टा से बराबर वैसे ही मुस्कुराता रहा। बच्ची ने चुपचाप अपने आंचल से 2 नोट निकाले। लो। फिर वो क्या करे, अपने आंचल में, औरतें क्या करती हैं, घर की औरतें यहाँ पे बांध के रखती हैं, ठीक है? तो उसको खोल के उसने 2 नोट निकाले। ये लो करके उसने लिया। किस लिए? रेल का किराया। वह चुपचाप बच्ची को देखता रहा। यह लोगे तो मैं समझूंगी तुम झूठ नहीं बोले हो। उसने विरोध नहीं किया। सहसा बच्ची उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर रोने लगी। तो जैसे उसने विरोध नहीं किया, उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर रोने लगी। वो उसके ऊपर ऐसे दोनों कंधे पर हाथ रख के एकदम वो फूट फूट कर रोने लगी। तुम्हारे आगे सारी जिंदगी पड़ी है, कब तक अपने को ऐसे घसीटोगे? है कि नहीं? जिंदगी को जीना है, जीने के लिए तो कुछ करना है। तुम कब तक ऐसे अपने आप को घसीटते रहोगे? बच्ची उसके कंधे पर सिर रखकर धीरे धीरे सिसक रही है। वह कुछ नहीं कहता। उसने चाहा कि रुमाल से उसके आंसू पोंछ दे, फिर याद आया कि उसका रुमाल पसीने और गर्द से गंदा है, इसलिए वह चुपचाप खड़ा रहा। बच्ची धीरे धीरे रोती रही। उसको एक पलक के लिए लगा, एक बार के लिए लगा कि अपने जेब से रुमाल उठाएं और बच्ची को दे दें, लेकिन वो रुमाल कैसा था? गंदा, पसीना, पता नहीं कब धुला था, क्योंकि वो इसी तरह अपने आप को रखा हुआ था। बाहर बारिश उठ चली थी और बादलों के पीछे से नए धुले हुए चमचमाते तारे झांकने लगे थे। वही चेहरा एक पुराने आईने से उसकी ओर झांक रहा है। आईने पर दीवार पर कत्थे और सस्ती लिपस्टिक के अधमिटे धब्बे बिखर पड़े हैं। पलंग के सामने नंगी दीवार पर
फिल्म स्टार का कैलेंडर लटका है जिस पर एक बड़ी चाबी झूल रही है। उस तंग कमरे में एक ही खिड़की है जो ना जाने कब से बंद है। उसी से सटे हुए बिस्तर से वह उन दोनों शरीरों को देख रहा है जिनमें से एक उसका है। तो अभी कमरे का वहाँ पे निर्मल वर्मा ने कमरे का वर्णन किया है। कैसा है वो? वही चेहरा एक पुराने आईने से उसकी ओर झांक रहा है। जो सामने उसकी बहन खड़ी थी वो तो उसको आईना दिखा रही थी ना कि इसका जीवन क्या है, कैसा है, उसको आईना दिखा रही थी। आईने पर क्या है? आईने पर दीवार पर कत्थे और सस्ती लिपस्टिक के अधमिटे धब्बे। आईने पर दीवार पर थोड़ा बहुत लिपस्टिक इधर उधर लगा हुआ है, उसके धब्बे लगे हैं। कभी कभी कुमकुम का धब्बा लग जाता है, कभी कभी बिंदी निकाल के लगा देते हैं। तो इस तरह वहाँ पे लगा हुआ है। पलंग के सामने नंगी दीवार पर फिल्म स्टार का कैलेंडर लटका है। तो एक पलंग रखा है, पलंग के सामने ऐसा एक नंगी दीवार है। ये जो दीवार एकदम खाली दीवार है, वहाँ पे एक फिल्म स्टार का कैलेंडर लटका हुआ है जिस पर एक बड़ी चाबी झूल रही है। तो वहाँ पे एक चाबी भी रखा है। वो कैलेंडर ऐसा ऐसा हिल रही है जिसमें चाबी भी क्या हो रही है? झूल रही है। उस तंग कमरे में एक ही खिड़की है। तो ऐसा एक तंग कमरा मतलब एक बंद सा जो कमरा है, उस कमरे में सिर्फ एक खिड़की है। ठीक है, वो भी कैसा है? बहुत दिनों से बंद है। उसी से सटे हुए बिस्तर से वह उन दोनों शरीरों को देख रहा है। तो वहीं पे वो खड़ा है, सट के खड़ा है, वहां से वो दो लोगों को देख रहा है। एक उसकी बहन का शरीर है, एक खुद के अपना शरीर है। बच्ची, तुमने कभी 27 वर्ष के युवक के इस चेहरे को देखा है? वो पूछता है। फिर क्या पूछता है? 27 वर्ष के युवक के चेहरे को तुमने देखा है? देखो, इधर देखो। बीते हुए वर्षों के अनगिनत क्षणों, अकस्मात अनजानी घटनाओं के विचित्र पुंज से यह रात जन्मी है। तो क्या कहता है? तुमने कभी 27 वर्ष के युवक के चेहरे को देखा है? यदि नहीं देखा है तो अब देखो, ये कैसा बना है? बीते हुए वर्षों के अनगिनत क्षण, अनगिनत, अनकाउंटेबल क्षण। ठीक है, मेरे कई दिन कई रात मेरा ऐसा बीता है जिसको काउंट भी नहीं किया जा सकता है। अकस्मात, अचानक, अनजानी घटनाओं के विचित्र पुंज से, पता नहीं क्या क्या घटनाएं हो जाती थी जो अकस्मात हो जाती थी, जो अनजाने में हो जाती थी, उनके विचित्र पुंज से। पुंज मतलब क्या बोलते हैं उसको? दिया जो जला के लेके जाते हैं उसको पुंज बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के अनगिनत अकस्मात जो घटनाएं हो गई हैं उसके पुंज से यह रात जन्मी है। आज का जो दिन है तो कैसे इसका जन्म कैसे हुआ है? कई हजार अनगिनत घटनाओं से। ठीक है, यहाँ पे इसको आज़ादी के साथ भी हम जोड़कर देख सकते हैं। तो आज़ादी हमें कैसे मिली है? कई घटनाओं के बाद, कई संघर्ष के बाद, अनगिनत संघर्ष के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। उसने उन दोनों नोटों को छुआ जो बच्ची ने दिए थे। उसे लगा वह उस दुनिया को छू रहा है जो अरसा हुए पीछे छूट गया था। तो उसने कभी नोट को हाथ नहीं लगाया था, उसके पास पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, इसीलिए वो इतना गंदा था, क्योंकि वो किसी के पास मांगने लायक भी नहीं था। तो बहुत दिनों के बाद अब वो उस दुनिया को छू रहा था जहाँ पे पहली बार उसने, बहुत दिन बाद उसने नोट को छुआ था। इसलिए वह कहा पीछे लौटे, इसलिए वह इस रात यहाँ इस अंधेरे कमरे में लेटा है, जी रहा। उसे लगा वह उस दुनिया को छू रहा है जो अरसा हुआ पीछे छूट गए हैं, इसीलिए मर गए हैं। तो मतलब अब बहुत साल हो गए मैंने इसको छुआ ही नहीं है, इसीलिए वो मेरे लिए मर गए हैं। इसीलिए वह कहा पीछे लौटे, इसलिए वह इस रात यहाँ इस अंधेरे कमरे में लेटा है, जी रहा है। क्योंकि वो पैसा छू के बहुत महीना हो गया, साल हो गया, इसीलिए आज वो जो दशा में है, किस लिए है? क्योंकि उसने पैसे को छूना बंद कर दिया। नीचे गली में दो शराबी जोर जोर से गालियां देते हुए चिल्लाने लगे हैं। गली के कुत्ते उन पर बराबर भौंकते जा रहे हैं। ऊपर कोठे की छत की नाली से बारिश के गंदले पानी की मोटी मटियाली धार गली की कच्ची जमीन पर गिर रही है। ऊपर कोठे की छत, वहाँ पे कोठा आप लोग जानते हैं, वेश्याघर जिसको कोठा भी कहा जाता है। कोठे की छत की नाली से, क्योंकि बारिश हुई थी तो बारिश का जो गंदा पानी, छत के ऊपर जो गंदा पानी था वो
वो पाइप के माध्यम से वो नीचे धीरे धीरे गिरता जा रहा है। कुत्ते भौंक रहे हैं, दो शराबियों के बीच में झगड़ा भी हो रहा है। उन दोनों में से कोई जरा भी हिलता है तो नीचे धंसती हुई चारपाई कराहने लगती है। नींद और नशे की खुमारी में बड़बड़ाती हुई वह उसके शरीर से सटी जा रही है। नींद और नशे की खुमारी में बड़बड़ाती हुई वह उसके शरीर से सटी जा रही है। तो एक तरफ नींद है, एक तरफ अलसाई है, रात हो गई है, ऐसे में उसको नींद भी आ रही है, तो वो थोड़ा उसके ऊपर टेका ले रही है। उनके बीच की स्तब्ध हवा दोनों की सांसों से सिकुड़ती कामती रही। पास गली के सिनेमा हाउस के नाम के बड़े बड़े अक्षर लाल नीली रोशनी में कभी जलते हैं कभी बुझते हैं। तो वो अपने भैया के सिरहाने यहाँ पे छाती पर लग के वो थोड़ा आराम कर रही है, उसको नींद भी आ रही है, तो उसके भैया को भी अच्छा लग रहा है। दूर कहीं सिनेमा का हॉल है, वहाँ के हल्के फुल्की जो रोशनी बाहर है उससे वो सिनेमा हॉल का बोर्ड भी वहाँ पे दिखाई दे रहा है। बंद खिड़की से इस रोशनी की एक महीन आलोक रेखा अंधेरी दीवार पर लटके हुए कैलेंडर की तारीखों पर पड़ती है। तो खिड़की तो बंद है, लेकिन बाहर की जो रोशनी अंदर आ रही है, लेखक की कल्पना देखिए, बाहर की रोशनी जो अंदर आ रही है वो कहाँ पे पड़ रही है? कैलेंडर के ऊपर पड़ रही है। कैलेंडर के तारीख दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे लाल नीली रोशनियों के दायरों में। उस रात की तारीख भी एक क्षण के लिए जलती है और फिर एक क्षण के लिए अंधेरे में गुम जाती है। रोशनी आ रही है वो सीधा कैलेंडर पर पड़ रही है और तारीख साफ साफ वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वो क्या था? कौन सा महीना था? सितंबर 1955 की वो रात थी। एक रात जब चारों ओर शांति का रुपहला स्निग्ध अंधकार नीली निस्तब्ध झील सा फैला था और चुपचाप प्रतीक्षा कर रहा था, क्या कोई अभी जानेगा? उस दिन जैसे वातावरण था उसके बारे में मेरे अलावा कौन जान सकता है? जीने का एक झिलमिल क्षण, जिसकी कोई अनुभूति नहीं, कोई परिणति नहीं, मुक्ति की उत्कट प्यास जो सब नैतिक मान्यताओं को तोड़ती हुई इन दीवारों के परे समूची पृथ्वी की असीम व्यापकता को इस अंधेरे क्षण में समेट रही है। समझना आपके लिए बहुत मुश्किल है, नहीं समझाऊंगी आप लोग बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे इस चीज को। क्या बोला जा रहा है? जीने का एक झिलमिल क्षण, कोई अनुभूति नहीं, जिसकी कोई अनुभूति नहीं, कोई परिणति नहीं। अनुभूति एक्सपीरियंस, जीने का जो क्षण है उसकी कोई अनुभूति नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि इसी तरह जीना है। हर कोई अपने तरीके से जीता है, कोई परिणति नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है कि हमें ऐसा ही जीना है। जीने का कोई मापदंड नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है। उत्कट प्यास, इसके मन में क्या बात है? मुक्त होना है, कैसे भी मुक्त होना है। अभी मुक्ति की प्यास है। किससे मुक्ति? जीवन से मुक्ति या किससे मुक्ति? खुद को भी नहीं पता है। मुक्ति की प्यास है जो सब नैतिक मान्यताओं को तोड़ती हुई। नैतिक मान्यताएं मतलब क्या है? नैतिकता, ईमानदारी, ठीक है, नीति नियम कानून, इसी को नैतिक मान्यताएं बोला जाता है। लेकिन मुक्ति की उत्कट प्यास जो सब नैतिक मान्यताओं को तोड़ती हुई इन दीवारों के परे समूची पृथ्वी के असीम व्यापकता को इस अंधेरे क्षण में समेट रही है। समूची पृथ्वी, दीवार कुछ नहीं है, दीवार को लांघ कर पूरे पृथ्वी को समेटी हुई है। समझना इसको मुश्किल है। उसका जो विचार है, मुक्ति की प्यास है, उसे लगता है कि सारे बंधनों को तोड़ देना है, ठीक है, सारे बंधनों को तोड़ के लांघ देना है, एकदम पृथ्वी को लांघ देना है, जहाँ पे कोई कानून नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, किस तरह समूची पृथ्वी की असीम व्यापकता को इस अंधेरे क्षण में समेट रही है। धूप, हवा, पिघलते फैलते आलोक में, पिघलती मिट्टी छायाओं में, सब गलियों चौराहों पर जहाँ उसकी तृषार्त स्तब्ध आंखें सदियों से विस्मित खुली हैं। धूप, हवा, पिघलते फैलते आलोक में,
कभी धूप है, कभी हवा चल रही है, कभी वातावरण में भी बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है। पिघलती मिटती छायाएं, छायाओं में कभी छाया परछाई कभी बन रही है, कभी बिगड़ रही है, कभी मिट रही है, कभी बिल्कुल छाया ही नहीं दिख रही है। सब गलियों चौराहों पर जहाँ उसकी तृषार्त स्तब्ध आंखें, तृषार्थ कुछ प्यास, स्तब्ध आंखें, उसकी आंखें कैसी हैं? स्तब्ध है। क्या चाहता है? यह रात, एक अरसे बाद यह रात भी एक अधमिटी अधूरी स्मृति के कुहासे में घुल जाएगी। रह जाएगा केवल वह उसके आकारहीन अर्थ खोजते हुए अस्तित्व की परिधि को अनुप्राणित करता एक अस्पष्ट धुंधला सा दर्द, जो किसी दुख किसी चाह से उत्पन्न नहीं हुआ, जो उसके जीने की क्रिया के साथ जुड़ा है, हमेशा से उसके संग है जब से वह सांस ले रहा है, छाया सा भटकता उड़ता उसके संग जीता हुआ। तो फिर आगे वो सोचता है, अपनी बहन यहाँ पे है, वो उसके दिमाग में सारी बातें चल रही हैं। वो सोचता है यह रात एक अरसे बाद, एक साल बाद, यह रात भी एक अधमिटी, एक साल बाद। कल रात को क्या हुआ वो हम लोग आज नहीं जानते हैं ना। तो जब आज जो हुई है वो एक साल बाद, कुछ साल बाद एकदम अधमिटी सी हो जाएगी, धुंधली हो जाएगी, यादें क्या हो जाएंगी? धुंधली हो जाएंगी। जो अभी का अभी जो हुआ है, मैंने जो बोला है वो अगले पल में आपके लिए धुंधली सी हो जाएगी। आप आधा अधूरा बात आप दिमाग में रखेंगे, पूरी बात आपकी गायब हो जाएगी। एक दो दिन बाद यदि मैंने पूछा कि 2 दिन पहले मैंने क्या कहा था, आप लोग नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उसको हम भूल जाते हैं। तो ये जो रात है ये भी उसी तरह है, एक अरसे के बाद एकदम धुंधली हो जाएगी। इसकी जो अधमिटी अधूरी स्मृति के कुहासे में घुल जाएगी। स्मृति क्या हो जाएगी? अधमिटे, अधूरा, ठीक है। रह जाएगा केवल वह उसके आकारहीन अर्थ खोजते हुए अस्तित्व की परिधि को अनुप्राणित करता एक अस्पष्ट धुंधला सा दर्द। तो रह जाता है तो कौन रह जाता है? मान लो मैं हूँ, मेरी यादें बहुत पुरानी हो गई हैं, ठीक है, फिर भी मैं हूँ, मेरे साथ क्या है? कुछ अजीब सा एक दर्द है जो मेरे अंदर मुझे खाए जा रहा है। तो क्या है? कभी कभी कुछ बता नहीं सकते ना, कभी कभी हम खोए रहते हैं, बता नहीं सकते कि क्यों खोए हैं। कभी कभी हम उदास रहते हैं, हमें खुद नहीं पता कि हम उदास क्यों हैं। कभी कभी किसी से बात करने का भी मन नहीं करता। ऐसा कभी आपके जीवन में हुआ है कि नहीं? पता नहीं, मुझे मेरे साथ तो होता है। कभी कभी मूड खराब होता है या अच्छा होता है, पता नहीं, बोर लग रहा है। मेरे बच्चे बोलेंगे अम्मा बहुत बोरिंग है। हाँ, तमिल में बोलते हैं बोर अडिकर, बोर अडिकर। जो किसी दुख किसी चाह से उत्पन्न नहीं हुआ, जो उसके जीने की क्रिया के साथ जुड़ा है, हमेशा से उसके संग है जब से वह सांस ले रहा है। तो ये जो उसके अंदर की जो बातें हैं, ये जब से वह जन्मा है उसके साथ ये सारी बातें हैं। जो जैसे उसकी सांस चल रही है, सारी बातें उसके साथ चल रही हैं। जैसे छाया, छाया सा भटकता उड़ता संग जीता हुआ। साया जैसे हमेशा हमारे साथ रहता है, तो उसी तरह साया के जैसा ये उसके साथ है। उसे लगा इस क्षण वह जी रहा है अपने समूचे अस्तित्व की मिट्टी, अपने समूचे अस्तित्व की मिट्टी अपनी मुट्ठी में दबोचे है। अस्तित्व का मतलब क्या है? हाँ? अस्तित्व का मतलब हमारा होना, होने का सबूत, कि मैं हूँ, मेरा कुछ सबूत, आइडेंटिटी, अस्तित्व, ठीक है। अस्तित्व मुट्ठी में दबोचे है, घास पर उड़ती हुई तितली को देख रहा है। अब वहाँ पे वो सब फिर से क्या है? सारे अपने अस्तित्व को अपनी मुट्ठी में वो दबा के रखा है। पहले जो तितली उड़ रही थी, तितली उड़ते हुए वो देख रहा है, उसके चारों ओर घनी नीरव शांति गिरी है। वह कमरे से बाहर आया, अंधेरे में वह चेहरा नहीं दिखाई देता जिसके साथ उसने रात बिताई है। उसने दोनों नोट जेब से निकाले और धीरे से उसके हाथों में दबा दिए। कुछ देर वहीं ठिठका रहा, किंतु चाहने पर भी कुछ नहीं बोल सका। वह कमरे से बाहर आया,
ठीक है। अब वो कमरा जहाँ वो अपनी बहन के साथ खड़ा था ना, लेकिन यहाँ अचानक देखने से क्या लगेगा इसको, बस इस लाइन को पढ़ने से कि वो किसी रात में वो किसी दूसरी स्त्री के साथ वो बिताया करके लगेगा, लेकिन वो किसके साथ था? बहन के साथ था। कमरे से बाहर आया, अंधेरे में वह चेहरा नहीं दिखाई देता जिसके साथ उसने रात बिताई है। उसने दोनों नोट जेब से निकाले, जो बहन ने जो नोट दिए थे उसको जेब से निकाले और धीरे से उसके हाथ में उसको दबा दिए। कुछ देर वहीं ठिठका रहा, किंतु चाहने पर भी कुछ नहीं बोल सका। बारिश कब की रुक चुकी थी, लेकिन दूर दूर तक लैंप पोस्ट के नीचे गंदले पानी के गड्ढे में उसने अपने चेहरे की छाया देखी। वह कुछ देर तक अपलक उस चेहरे को देखता रहा जो उसका अपना था। तुम्हारे आगे सारी जिंदगी पड़ी है, बच्ची ने कहा। तो वो पैसे को निकालता है, उस पैसे को वहीं उसके हाथ में थमा देता है। उसकी बहन सो चुकी है, उसको पता ही नहीं है। वो कमरे से बाहर निकल आता है, वहाँ पे फिर पानी का गंदा पानी जमा है, बारिश का पानी, उसमें वो अपना चेहरा देखता है जिसमें उसका वही चेहरा दिखाई देता है। फिर उसके जहन में बात आती है जो बच्ची ने कही थी कि तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है। समझ गए?